और अब आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान काफी ज्यादा सियासत भी गर्मा गई है और इस बीच क्या कुछ कहा गया, क्या बयानबाजी हुई, पहले आपको वो दिखाते हैं। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। मैं राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को याद करवाना चाहता हूं कि भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम, बंटवारा करने का काम कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ। और यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में कोई चल रहा है तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं? जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं? राहुल जी, पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। कोविड की शुरुआत पर भी देश में भय और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया और देश की गरीब जनता को भी और आम जनमानस को भी कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत की वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। मैं फिर एक बार याद करवाना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तब भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़े थे, जिन्होंने तब भी भय और भ्रम फैलाया था, जिसके कारण हजारों नहीं लाखों लोगों की जानें भी गई। आज भी जब देश और दुनिया के सामने संकट है तो कांग्रेस जिम्मेदारी को छोड़कर भ्रष्ट लोगों को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने की ये यात्रा कर रही है। इससे ज्यादा इसका कोई और कोई कारण नहीं दिखता है। मैं तो यही कहूंगा, अपना हित, अपने परिवार का हित छोड़ो, देश का हित पहले सोचो। भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा के रूप में शुरू हुई, एक अभियान बनी और अब एक आंदोलन का रूप उसने ले लिया है। पूरे देश में बच्चे बच्चे के मुंह पर भारत जोड़ो यात्रा का नाम है। श्री वेणुगोपाल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, दोनों ने अपने संवाद में इस बात पर जोर दिया कि यह मोमेंटम जिसको कहते हैं, एक जो बन चुका है, यह खत्म नहीं होना चाहिए और संवाद निरंतर लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का हर स्तर पर और इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल आनंद, नेता बीजेपी, और आदित्य त्रिपाठी, नेता कांग्रेस। आप दोनों ही गेस्ट को बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। आदित्य जी, सबसे पहले आप ही की बात आना चाहूंगी। सर, आज इस यात्रा ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके राहुल गांधी अब दिल्ली में प्रवेश कर गए हैं। पहले तो ये बताइए, लग कैसा रहा है? आदित्य त्रिपाठी जी।
चलिए आदित्य जी से दोबारा एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राहुल आनंद जी, हाँ भाई। अब हाँ राहुल आनंद जी एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल इशू की वजह से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरों में हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त कैसी लग रही है। यहाँ पर तमाम जन समर्थन जो है इस यात्रा को मिल रहा है। दिल्ली में सफर तय करके यात्रा पहुंच चुकी है राहुल गांधी के साथ। आज इस यात्रा में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल हुए हैं। और साथ ही अब आपको बता दें कि यात्रा अपने पड़ाव पे पहुंच चुकी है। और इसी बीच अब हम चलेंगे आदित्य त्रिपाठी जी के पास। आदित्य त्रिपाठी जी, अब तक आवाज आ रही है? कैसा लग रहा है सर, एक लंबा सफर तय करके यात्रा दिल्ली में पहुंच गई है? देखिए, लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करके ये आज यात्रा दिल्ली पहुंची है। और अभी तक का जो सफर रहा, लाखों लोग सबने देखा कि हर राज्य में जहां से हम एक एक पड़ाव पार किए, लोग जुड़ते चले गए और आज एक यात्रा एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल। चलिए अब चलते राहुल आनंद जी आपके पास। आपसे पूछेंगे कि बीजेपी जिस तरीके से कहती आई है कि भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा डर गई है राहुल गांधी की इस यात्रा से, वो बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से वाकई बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर इस यात्रा को आप हल्के में ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी भी स्वस्थ वातावरण में जब हम चर्चा करते हैं तो अच्छे और बुरे का हम चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कभी भी जब मैं डिबेट का हिस्सा बनता हूँ तो जनरली मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो भी हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुने। सबसे पहली बात है कि ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने नाम रखा है, ये एक तरफ से कांग्रेस की भारत तोड़ो यात्रा में तब्दील हो गई है। और जो 2024 आने वाले समय में जो 2024 की जो टूलकिट होनी चाहिए, उसकी झलक देखने को इसमें मिल रही है। मैं राहुल गांधी जी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भाजपा के साथ साथ इस देश की भी मदद की है, क्योंकि एक एक करके उन लोगों को ढूंढना पड़ता जो भारत तोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं और 2024 के लिए टूलकिट तैयार कर रहे हैं। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो मैं शुरू करूंगा योगेंद्र यादव जी से। उनका समर्थन मिला भारत जोड़ो यात्रा को। उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात को स्वीकार किया था कि हमने पिच रेडी की थी, बॉल फेंका और अखिलेश यादव को खेलना था। ये उनका उस वक्त ये स्वीकार्यता आई जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो किसान आंदोलन में इन्होंने कहा कि ये राजनीतिक आंदोलन है, किसानों के हित की आंदोलन है, लेकिन बाद में उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस चीज को स्वीकार किया। हम बात करते हैं प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण जी को किस लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा में सिंध मारने के लिए इनको जाना जाता है। ये आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को भी खुलवाने की कोशिश करते हैं। ये उनके कारवां हैं। मैं तीसरी व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, स्वरा भास्कर, जो भारतीय संस्कृति में को छेड़छाड़ करना, भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना उनका व्यक्तित्व की शोभा है। आगे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर जिस फादर से उनकी वो मुलाकात हुई थी, और वो फादर जो हिंदू विरोधी भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, उनको इतने ध्यान से सुनना राहुल गांधी जी के लिए ये जरूर प्रेरणादायक होता है कि जैसे कि शिष्य और गुरु की वार्ता हो रही हो। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग आए जो 2024 की रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी, ये आपने कुछ चंद नाम गिनाए हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि काफी ज्यादा जन समर्थन भी इस यात्रा को मिला है। ये जो तमाम भीड़ राहुल गांधी के पीछे चल रही है, वो ये छोटे समाज के तबके से लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के तबके से लोग यहाँ पर जुड़े हैं उनके साथ। चलिए आदित्य जी के पास चलेंगे। आदित्य जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, अभी राहुल आनंद जी ने बहुत सारे नाम गिनाए और सब इनको तोड़ने वाले नाम लगते हैं, तो मैं एक नाम और आपको बताना चाहूंगा। राहुल जी ने देखा होगा, दीपचंद जी जुड़े थे, जो कि कारगिल के हीरो रहे। बहुत सारे देश के वीर जवान जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और जीत हासिल की है, वो इसमें शामिल हुए। उनके अगर आप उनको देश विरोधी तत्व मानते हैं
या तोड़ने वाले लोग मानते हैं तो बहुत अफसोस होता है मुझे सुन के। राहुल आनंद जी, दीपचंद जी जो कि कारगिल के हीरो रहे, कितने हमारे ओलंपियन इसमें जुड़े, कितने सारे इसमें खिलाड़ी जो देश का नाम कहाँ नहीं एशिया में रोशन किए, तमाम जगह रोशन किए, और आप कह रहे हैं इसमें केवल भारत तोड़ो वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस आंदोलन के खिलाफ रही। ये जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन शुरुआत राहुल गांधी जी ने की थी, और स्मृति ईरानी जी का बयान आता है कि विवेकानंद जी के स्थल पर नहीं गए जबकि वो गए थे, तो उसी दिन से ये प्रतीत हो रहा था कि लगातार इस पे हम लोगों को टारगेट बनाया जाएगा। जगह जगह उनके जूते पे टिप्पणी की गई, उनके कपड़े पे टिप्पणी की गई। आज जो कारगिल में लड़े जवान है उन पर टिप्पणी की जा रही है कि वो लोग भारत तोड़ने निकले हैं। चलिए, राहुल आनंद जी कुछ कह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जी राहुल आनंद जी। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और मैं आपको एक बात का अनुसरण करा दूं आदित्य जी को कि जो भारत जोड़ो यात्रा के जिस किसी ने भी रूपरेखा तैयार की है, आप उसकी झलक देखिए, वो कहां से शुरू होकर किधर की तरफ जा रही है। वो जहां पे लोकसभा की कम सीटें हैं, यानी केरला की मैं बात करूं, वहां उनकी यात्रा 20 से 22 दिन रहती है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां 80 लोकसभा सीट है, वहां उनकी यात्रा 2 से 3 दिन रहती है। और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, तो वो एक संकल्प भी है इनके लिए कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जिस प्रकार से अपना रवैया बना रखते हैं, वो भी इसकी एक झलक दिखती है। गुजरात के अंदर जब चुनाव चल रहा था, जी तो आदित्य जी आ रहे हैं गांधी जी वहां जाने से बच रहे थे। हालांकि वो गए, मैं ये नहीं कहता गए, 2 से 3 बार गए। उसके बाद अगर हम बात करें उन परिवेश की जो दक्षिण की तरफ जहां उनकी यात्रा बढ़ रही है, वहां कांग्रेस को वो मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और जो आपसी बिखराव है कांग्रेस के अंदर, जो बार बार देखने को रंगमंच पे मिल रहा है, वो भी एक है। मैंने बहुत सारी नाम गिनाए, मैं आपको एक बात ये बोलूंगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले लोग का आपको समर्थन मिलकर आप किस भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, पहला प्रश्न। दूसरा ये उठता है कि आप जो ये कहते हैं कि इससे यात्रा में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और एक नया जन समर्थन हासिल हो रहा है, तो फिर आपने जितने जगह चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा, उसमें उसको अव्वल अंक प्राप्त होनी चाहिए थी। अगर तीसरी बात करें, अगर देश की गंभीरता को लेकर अगर हम बात करें, अगर देश में कोई गंभीर समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समय अगर हम विपक्ष के रवैये की बात करें, तो वो ऐसे वर्चुअल बातें, यानी कि वो मनगढ़ंत बातें ऐसे करती है जो एक आंदोलन का रूप लेने का काम करती हैं। चलिए जल्दी से इस पर जवाब ले लेते हैं आदित्य जी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न मेरे भाई राहुल जी ने पूछे। तो पहला प्रश्न जो इनका था कि भारत जोड़ो यात्रा में साउथ से शुरू हुई और 19 सीटों पे जा रही, तो पहली चीज ये यात्रा 2024 की रूपरेखा भी नहीं है। ये यात्रा 2024 की जीत के लिए है ही नहीं। ये शुरू से हमारे सारे नेताओं ने क्लियर किया है, ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा। आदित्य जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2024 को लेकर यात्रा नहीं है, क्योंकि परिणाम भी हल्के दिखने लगे हैं कांग्रेस के लिए, जितना जन समर्थन आप लोगों को मिल रहा है। यात्रा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि गुजरात में चुनाव चल रहे थे, उसके बावजूद वहां ना जाकर एक यात्रा को हमने चालू रखा। तो हमारे लिए अभी चुनाव कोई मायने नहीं है। आदित्य जी, गए तो आप लोग हिमाचल में भी नहीं थे, लेकिन हिमाचल में जीत मिली कांग्रेस को, बेहतरीन जीत मिली। बिल्कुल जहाँ नहीं गए चुनाव के लिए, ये यात्रा जो है ये इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये यात्रा इस देश को जोड़ने की यात्रा है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है। मेरे भाई ने कहा कि दक्षिण में जहाँ पे हमारा कुछ ग्राफ है उधर से ये यात्रा पूरी यूपी में 2 दिन आ रही है, 3 दिन आ रही है। लोकसभा सीटों की बात ही नहीं है। ये एक जो सीधी यात्रा चल रही है, ये कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जा रही है। जो भी रास्ते में विधानसभा लोकसभा आ रही है, वहां से हम होकर जा रहे हैं। पर आदित्य जी, आप जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर समर्थन लोगों का मिल रहा है, यात्रा यहाँ से यहाँ तक जा रही है, लेकिन ये देखा गया कि कांग्रेस की रीच जरूर है देश के हर गांव में, पर फिर भी आपको क्या कारण लगता है कि कांग्रेस इस जो रीच है, जो लोग हैं, उन्हें वोट में तब्दील नहीं कर पा रही है? वोट बैंक तक क्यों नहीं पहुंच पा रही कांग्रेस? देखिए, राहुल जी लगातार बोलते हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी लगातार कहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा और जनता का एक गैप हो गया था, जिसके वजह से जनता ने हमें नकारा। और आज जो ये भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जब राहुल जी और कांग्रेस के तमाम नेता चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जनता से जुड़ रहे हैं। और आपने देखा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे बहुत ही कम प्रचार के बावजूद
लोग दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी अच्छा सीट निकाल रही है वहां पे, उसके बावजूद कांग्रेस ने एक प्रचंड जीत हासिल की। गुजरात में हमें हार का सामना करना पड़ा, उसको भी हम स्वीकार करते, लेकिन आपने देखा कितनी सारी सीटें ऐसी है जहाँ पे 1000 के कम वोट से हम हारे हैं, और वो भी इस वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक हाइप क्रिएट किया कि वो वहां लड़ाई में है। तो कुल मिला जुला के जो भारत जोड़ो यात्रा का पूरी उद्देश्य है उसको लेकर राहुल जी निकले हैं, और ये कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। तभी आपको मैं याद दिला दूं, शीतकालीन सत्र जो कि 26 तारीख तक होना था, उसका दिन घटा के 23 तारीख कर दिया गया। ये कर नहीं तो क्या है कि आखिर ये अचानक सत्र जब उनको लगा कि दिल्ली में 24 तारीख को पहुंच रहा है, तो शीतकालीन सत्र 23 तारीख तक समेट देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए राहुल जी से जवाब ले लेते हैं कि राहुल जी, आदित्य जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संसद का सत्र था उसे भी कहीं ना कहीं डर के मारे उसे उसकी जो अवधि है उसे पहले ही खत्म कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कुछ गंभीर मसला आता है तो उसमें विपक्ष के रवैये को बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत आनंद पूर्वक देखा जा सकता है। जो ये शीतकालीन सत्र की बात करते हैं, जो ये डरने डराने की बात करते हैं, और जो राहुल गांधी की गंभीरता की बात करते हैं, सबसे बड़ा विषय राहुल गांधी के गंभीरता की बात करते हैं, तो वो ऐसे एक शख्स हैं, वायनाड के सांसद, जो संसद में बैठकर आंख मारते हैं, जिनको लीटर किलो का फर्क नहीं समझ में आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब वो कहते हैं कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा करके बातें, तो इनकी गंभीरता, एक सरकार को घेरने की बात आई थी। आदित्य जी लौटेंगे आपके पास, राहुल जी की बात पूरी करने दीजिए। जी राहुल जी, जब मेरी बात हो जाने दीजिए। कांग्रेस को घेरने का वक्त मिला था सरकार को, जब कोरोना का सेकंड वेव मिला था और बहुत सारे लोग नहीं। राहुल जी मेन मुद्दे पे रहिए सर। यहाँ पे सवाल उठा है कि जो संसद का जो सत्र है उसे पहले ही क्यों वाइंड अप कर दिया गया, क्यों ही स्थगित कर दिया गया 6 दिन पहले? मैं गंभीरता की बात कर रहा हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सरकार से आलोचना कीजिए सरकार की और गंभीर प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगा, उस समय वो पेगासस में उलझे हुए थे। तो समझ में आता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और किन कारणों से की गई वो विपक्ष भी हमारा जानता है। लेकिन थोड़ा फलवी जी इसको ठीक करवाइएगा, आवाज बहुत इको हो रहा है। जी कहती हूँ। जी राहुल जी बात पूरी कीजिए। तो राहुल जी से एक बार फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदित्य जी के पास पहुंच जाते हैं। आदित्य जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है और सही मुद्दे नहीं उठाए गए संसद में, इस तरह से कहा जा रहा है कि पेगासस में आप लोग उलझे रहे हैं। देखिए पेगासस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जिस तरह से सारे बड़े लीडरों का फोन टैप करना, हैक करना, ये कहीं ना कहीं निजता का हनन है। जो संविधान हमें निजता के लिए वो देता है, उसका ये हनन ही है, और इसी के वजह से हम इस मुद्दे को उठाए थे। और जब हम महंगाई पे चर्चा करना चाहे सदन में, आपने देखा 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्मृति ईरानी ने और अनुराग ठाकुर जी ने संसद नहीं चलने दी। हमने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, 3 दिन बाद हमें अलाउ किया गया कि महंगाई पर चर्चा होगी। हमें धरना देना पड़ा, बाहर सड़क पे लेटना पड़ा, तब जाके महंगाई पर चर्चा को सरकार तैयार हुई। अभी आपने इस सत्र में देखा, हम महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर जब सरकार से प्रश्न करने के लिए समय मांगते। चलिए राहुल जी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। राहुल जी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें चर्चा ही नहीं करने दी, महंगाई पर जब चर्चा करने की कोशिश की गई तो चर्चा नहीं करने दी गई, सदन से बाहर हंगामा करना पड़ा, उसके बाद जाके बुलाया गया। राहुल आनंद जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी आदित्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि महंगाई पर जब चर्चा करने की कोशिश की गई तो वहां पर करने नहीं दी गई सदन में। देखिए विपक्ष की आत्मा, खास करके सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है, लेकिन अगर विपक्ष आपकी सवालों को गंभीरता से उठाए तो ये समझ में आता है। और जिस महंगाई की बात कर रहे हैं और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो उसने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और एक अच्छे दिन वाली टैगलाइन दी थी। वो अच्छे दिन के बारे में मैं आपको बता दूं
कि 2015 में भारत की महंगाई दर, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो 2015 में महंगाई दर 4.91% थी, 2016 में 4.95% थी, 2017 में 3.33% थी, 2018 में 3.95% थी और 2019 में 3.70% थी। यानी महंगाई दर कम हुई थी, महंगाई भी कम हुई थी। लेकिन 2020 में जैसे कोरोना का संकट आया और जैसे हम उससे उभरना शुरू किए और जैसे पटरी पे गाड़ी आ रही थी, सामने से रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई। जब जनता को भ्रम फैलाने का काम करने का काम अगर विपक्ष करता है तो निश्चय ही उसको समय नहीं मिलता है सदन के अंदर। जो माननीय अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किन बातों की चर्चा कराना चाहते हैं और कैसी कैसी मुद्दों को लाना चाहते हैं। कानून, सरकार, संसद में सांसद को चुनकर जनता ने इसलिए भेजा है क्योंकि वो उनका काम करें। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि जब मनमोहन जी की सरकार की जब विदाई हो रही थी तो उस समय महंगाई दर लगभग 13.32% थी। और मेरे पास तो बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो मैं आपको दे सकता हूं सामने बैठकर कि जब से देश आजाद हुआ था उस समय महंगाई दर क्या थी और उसके बाद लगातार किस किस प्रकार की महंगाई दर आते गई। लेकिन राहुल जी, पिछले मुद्दे उठा देने से, पिछड़े आंकड़े उठा देने से ये बात बदल नहीं जाएगी कि इस वक्त जो महंगाई है, जनता त्रस्त है। जो भी लोग यहाँ पर यात्रा में जुड़ रहे हैं उनसे भी जब बात की गई तो वो यही मुद्दे उठा रहे हैं कि बीजेपी जो है, जनता का जो मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, उससे दूर हट रही है। इसीलिए वो जो युवा हैं राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, लेकिन आज का जो युवा वर्ग है और आज की जो जनता है वो कहने पे नहीं जाती है, वो तथ्यों के ऊपर निर्भर करती है। आज एक क्लिक से सरकार की सारी पृष्ठभूमि नजर के सामने उपस्थित हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, जहां तक महंगाई का सवाल है तो निरंतर महंगाई दर को कम किया जा रहा है। जो सरसों तेल की अगर हम बात करें तो सरसों तेल पहले 200 रुपए के ऊपर था, उसका देखिए वो नीचे आ गया है। तो महंगाई दर कम करने का प्रयास निश्चय सरकार कर रही है। लेकिन जहां तक रोजगार की सवाल है, जहां तक रोजगार की सवाल तो ये उठ रहा है ना, 500 का सिलेंडर अब 1000 में बिक रहा है और फिर आप कह रहे हैं कि उसको हम कम कर देंगे। कितना कम आप कर पाएंगे उसको, जब उसके दाम बढ़ने से नहीं रोके गए? आम जनता की कमर यहाँ पर टूट गई है। देखिए, आपका ये जो प्रश्न है सिलेंडर को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है कि वो कैसी कमाई कर रहा है और कैसे अपने आप को विकसित बना रहा है। और जहां तक सिलेंडर का सवाल है, ये बहुत पुराना मसला है। सिलेंडर जरूर पहले 400 से 500 रुपए का था, लेकिन जब उसकी सब्सिडी हटाई गई क्योंकि उस पर लॉस जाता था सरकार को। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और जब जब ऐसी चीजें आई हैं, हम सब मिलकर सामने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब रेवड़ी प्रथा के बारे में बात करना शुरू किया था तो उन्होंने बताया था कि सबको खुलकर आकर अपनी बातों को रखने की आवश्यकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक का डर नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर नहीं है कि मैं सत्ते से आउट हो जाऊंगा? लेकिन जो तथ्य है, जो सच्चाई है, उससे अपने देश की जनता को अवगत कराना है। अनेक सुख आने वाले समय में दुख का कारण बनता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को जानना आवश्यक है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो रोजगार की बात करते हैं, जो सूट बूट वाली सरकार की बात करते हैं, आज वही सूट बूट वाले लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बचा रखा है। आप जिस अडानी की बात करते हैं, आज उस अडानी से चाइना को झटका लगा है और एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया श्रीलंका के नजदीक, जिसकी वजह से उसकी बेचैनी बढ़ी है। मैं आपको और बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों की आज क्या स्थिति हो गई है, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। उस समय भारत के अंदर रोजगार पैदा हो रहे हैं और खास करके जो भारतीय कंपनियां हैं वो लाखों करोड़ों में रोजगार देने के लिए आगे बढ़कर आ रही हैं। ये हमारे विपक्ष को नजर नहीं आता है। जब वो बात करते हैं हम डॉलर की कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर पड़ रहा, अस्थिर हो रहा है, आदित्य जी आपके पास भी बताते हैं कि रुपया कमजोर हो गया, लेकिन ये नहीं बताते कि आपका रुपया 15% यूरो जोन से आगे बढ़ गया और पौंड से 20% आगे बढ़ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तथ्यों पे ठीक है। आदित्य जी से जवाब ले लेते हैं। आदित्य जी, यात्रा की बात कर रहे हैं, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है उसमें एक नाम और है, मेघा पाकर की। आप उनके बारे में देखिए, वो एक एनजीओ चलाती थी। जब गुजरात के अंदर नर्मदा परियोजना की परिकल्पना सोची जा रही थी तो उस समय उन्होंने कैसा माहौल बनाया था। अगर ऐसे लोग आकर इस कारवां में जुड़ते हैं तो निश्चय ही मैं कह सकता हूं कि ये 2024 के लिए टुलकुट तैयार है। कोई ये कहता है कि राहुल गांधी जी अपने भाषण में हर वक्त एक बात कहते हैं कि नफरत की आग। अरे कौन सी नफरत की ये बात करते हैं?
किस नफरत की बात करते हैं? कहां सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो गया देश में 2014 के बाद? और जब वो खराब होने का कोशिश हुआ तो उस समय कौन लोग जाकर उसके साथ खड़े हो गए? जेएनयू में कौन लोग जाकर खड़े हो गए जब ट्रिपल तलाक को रोकने की कोशिश की गई? और नफरत की बात करते हैं, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी चलिए तरफ जवाब ले महिला लेते को हैं। दबाते आदित्य हैं। जी यहाँ पर जो हमारे साथ खुद है पर जवाब आगे देने आना के लिए चाहती है। कांग्रेस की तरफ से। आदित्य जी, किस नफरत की यहाँ पर बात की जा रही है? देखिए, राहुल जी ने बहुत सारी बात कही, बार बार इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो जो आज इस सब्सिडी के दर में रखकर हमने सिलेंडर 450 तक पहुंचाया था, इनको आज एक सब्सिडी हटा के 1100 का दे रहा है। तब इनकी पार्टी के नेता और इनके लोगों को इतनी पीड़ा क्यों होती थी? जब ये 350 से जब पार कर रहा था तो छाती पीट कर और वो सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी जी और सारे मंत्री सड़क पर बैठे रहते थे। तब इनको ये नहीं पता था प्रत्यक्ष को प्रमाण में जा रहा है, सब्सिडी से कैसे दिया जा रहा है, तब नहीं पता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। और दूसरी बात, इन्होंने लगातार कहा कि ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में है जिन्होंने भारत छोड़ने का काम किया या नर्मदा मुझे के खिलाफ से ऐसे तो तमाम लोग जुड़ रहे हैं। अगर आस्था है लोगों की भारत जोड़ने में और सौहार्द बिगाड़ने की आप बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार वाला, कन्हैया का जब केस हुआ तो कन्हैया गिरा था, उसमें आई तो आप लोग शांत हो गए, उसके हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया उसको। बहुत सारी ऐसी बात है जो देश की जनता देख रही है। और मैं आपको बता दूं, आंकड़े राहुल भाई ने कांग्रेस से बताए, मुझे आंकड़ों से याद आए, ये वही सरकार है जिसने संसद भवन में देखिए कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। और पूरे देश ने देखा जब सेकेंड फेज कोविड की चल रही थी तो कहीं थोड़ी ऑक्सीजन अपने मुंह से दे रही थी, ऑक्सीजन के लिए 10 भटक रही थी। चलिए आदित्य जी, उस तरफ अब नहीं जाएंगे। बात यहाँ पर यात्रा की और आने वाले चुनाव को लेकर हो रही है। मैं चाहूंगी अब दोनों ही गेस्ट से कि आप इसी दायरे में रहें डिबेट में। अब बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्षी पार्टियों का साथ आना जरूरी है, खुद कांग्रेस ने यहाँ पर ये कहा था और ये बात कही गई। मौजूदा समय में कांग्रेस कोशिश भी कर रही है और कोशिश रंग भी ला रही है, लड़ना और जीतना, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। मोदी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, एक बड़ा नाम प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला, राहुल जी ने नहीं दिया कि संसद का शीतकालीन सत्र जो पहले 26 तारीख तक तय हुआ था, वो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से 23 तारीख को ही क्यों खत्म कर दिया गया? ये 3 दिन का जो सत्र था ये क्यों चालू नहीं रखा गया 26 तक? चलिए इस पर भी जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या लगता है कि कांग्रेस के जो प्रयास जो किए जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान, विपक्ष को साथ में लाने के, जनता को साथ में लाने के, देश को साथ में लाने के, क्या ये जो प्रयास है काफी होंगे 2024 में मोदी जैसे बड़े फैक्टर और बड़े चेहरे से लड़ने के लिए? देखिए 2024 का इलेक्शन अभी 22 खत्म होने वाला है, 23 आने वाला है, 24 अभी बहुत दूर है। अभी कर्नाटका में इलेक्शन है और आने वाले कई राज्य में भी इलेक्शन है। और ये इलेक्शन के लिए भारत जोड़ो यात्रा कभी निकाली नहीं गई थी। भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत पुनीत उद्देश्य है, हम पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। जिस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटा जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा, हम एकता के एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं पूरे देश को। और ये यात्रा इसी पुनीत मकसद से निकली है। ये 2024 की तैयारी नहीं है। 2024 की तैयारी के लिए अलग अलग हमारी प्लानिंग है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी तय करेंगे। अभी जो पुनीत उद्देश्य से ये यात्रा निकली उसमें हम सफल है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमको उसका अच्छा लग रहा है और खुशी है। चलिए राहुल जी, यहाँ पर आदित्य जी काफी देर से एक ही सवाल के जवाब की मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र है उसे क्यों समय से पहले खत्म कर दिया गया? देखिए, शायद आदित्य जी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। हो सकता है कि जब इको हो रहा था तो मैंने उस वक्त इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मैंने बताया था कि विपक्ष कितनी गंभीरता से प्रश्नों को उठाता है इसके ऊपर निर्भर करता है और ये लोकसभा के अध्यक्ष इसका निर्णय लेते हैं। और गंभीरता विपक्ष ने कब कब कैसा दिखाया है ये पूरे देश ने देखा है। और जहां तक खत्म करने का सवाल है और जहां तक कांग्रेस की यात्रा का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी परिवार की स्थापना करने के लिए बड़ी संकल्पित है। और आप देखो जितने लोग उनके साथ विपक्ष में चल रहे हैं, चाहे वो यूपी की सपा की बात कर लिए, उनको भी अपने परिवार की ही
कल्पना है। आप केसीआर की बात कर लीजिए, वो भी राजनीति को अपने बच्चे को सेट करना चाहते हैं। आप बात कर लीजिए कर्नाटका के अंदर, तो उनके भी जो बीच में जो लड़ाई हुई थी वो बेटे को लेकर ही लड़ाई हुई थी। आप बात कर लीजिए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी परिवारवाद की ही पार्टी है। आप बात कर लीजिए केरला की, केरला में वैसा लोग, वो लोग भी शामिल है राहुल गांधी जी के साथ, जो गौ हत्या को रोड पे गाय को काट कर और उसने बीफ पार्टी की थी, और वो राहुल गांधी के साथ घूम रहा है। तो आप इसकी कल्पना करिए कि सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जिसको जनता के बीच में जाकर चुनाव जीतकर देश का और राष्ट्र का विकास करना है। ये कभी नहीं कहते, वो कहते हैं कि मोदी जी डर गए, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, लेकिन कभी भी, लेकिन हमारे देश की जनता ये भी जानती है कि जब महाशक्तिशाली देश के सामने जब हमारा प्रधानमंत्री जाता है तो उसको ऐसे करके बुलाना पड़ता है और सामने से उसको हेलो कर बुलाना पड़ता है कि मोदी है। तो ये बातें और जो राष्ट्र का जो गौरव है, इसके बारे में कल्पना नहीं करते हैं। इन्होंने बात कही जाति में बांटकर, धर्म में बांटकर। हमने तो एक नारा दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, लेकिन राष्ट्रीय पूर्व रक्षा मंत्री जो एंथनी जी थे आपके, उन्होंने कांग्रेस की रिपोर्ट को जो तैयार किया था हार का, उसमें क्या दिया था रिपोर्ट में? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की हार की वजह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना। वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है? उन्होंने लोकसभा में इस बात को कही थी। चलिए जवाब ले लेते हैं राहुल जी, जवाब ले लेते हैं। जी आदित्य जी। जी आप देखिए पल्लवी जी, इन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट लगा वो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के पास तो नहीं आया कि एंटनी जी का, इनको अलग से भले एक एंटनी जी ने भेजा रहा हो, जो ये प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जिसका साक्ष्य इनके पास मिलेगा। और भाजपा के लोग ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना तथ्य के कोई भी बात कर देते हैं। जी राहुल जी बताइए, वो रिपोर्ट है आपके पास? यहाँ आदित्य जी आपसे वो रिपोर्ट मांग रहे हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं पल्लवी जी, ये पेपर में जो प्रकाशित हुआ था, मैं अगली बार जब बैठूंगा तो इसको भी मैं दिखाऊंगा, जो तुष्टिकरण की जो बात करते हैं। और खास करके मैं एक बात और याद करा दूं, सायरा बानो, उस जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था तो उसका तख्ता पलट क्यों किया गया था? सिर्फ इसलिए किया गया था कि हमसे वो वोट बैंक ना जाए। ये कभी नहीं कहते। 2014 में इन्होंने एक और बात कही, मैं इन्हीं का प्रश्न उत्तर देता हूं। जब 5 मार्च 2014 को जब आचार संहिता की घोषणा हो रही थी, तो दिल्ली के अंदर उपस्थित वो सारी प्रॉपर्टियां, बेशुमार प्रॉपर्टियां क्यों वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई थी? किसने तुष्टिकरण किया और किसने आश्वासन दिया कि मैं जीत कर वापस आ जाऊंगा? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो मैं एक एक करके पेश कर सकता हूं। लेकिन जो ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात करते हैं, आप पूछिए कि 2014 के बाद कहां हिंदू मुसलमान राइट हो गया, और जिन जगहों पे हुआ राज्य सरकार का वहां क्या रवैया रहा? आप दिल्ली की बात कर लीजिए, जब ट्रंप आए थे तो उस समय आम आदमी पार्टी के लोगों ने क्या किया और कांग्रेस ने कैसा उनका साथ दिया? तो जो बोलेगा नहीं, जो चुप रहेगा, जो ये सोचेगा कि हम अगर कहेंगे तो हमारा वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैंने जिन लोगों का नाम गिनाया इस भारत जोड़ो यात्रा में, क्या उनके ऊपर और ऐसे आरोप गठित होते हैं या नहीं होते हैं? या 2024 का ये टूलकिट है या नहीं है? मैं अभी भी कहता हूं, हमारे लिए राहुल जी क्या ये कहना सही नहीं होगा कि हर तरह के लोग यहाँ पर इस यात्रा में जुड़ रहे हैं? एथलीट्स भी यहाँ पर यात्रा में जुड़े हैं, तो समर्थन तो लोगों से मिल ही रहा है ना। और यहाँ पर जो जनता यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हो रही है वो भी यही कह रही है कि भाजपा जो है अहम मुद्दों से हटकर रंग की राजनीति कर रही है यहाँ पर। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के परिवेश की अगर हम बात करें तो कभी ये लोग ये कहा करते थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। एक एक कर सारी चीजें हट गई। जो हमने अपने मुद्दे को रखा था अपने मैनिफेस्टो में, और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो 2019 के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 6 और 7 को पलट कर अगर देखा जाए तो जो किसान आंदोलन का ये विरोध कर रहे थे, उस तरह का कानून लाने की बात की थी। मैं वो भी आपको पेश कर दूंगा अगली बार जब बैठूंगा तो। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे
विधायक का और हमारे सांसद का क्या रोल है, उनका क्या टिकट कटा या नहीं कटा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मतलब है राष्ट्र निर्माण की नींव रखने से। उसमें अगर कहीं कोई अवरोध पैदा होगा, अगर हमारे लोग उसमें अव्वल नहीं होंगे, तो हम दूसरे को मौका देंगे। और इसको लेकर निरंतर हमने प्रयास किया और अपने आप को परखा है। जब आपको सच में जाति धर्म में बांटने की आवश्यकता नहीं है तो यूसीसी का समर्थन क्यों नहीं करते? आप करिए यूसीसी का समर्थन, यही आपको पता चल जाएगा। आप सीएए एनआरसी के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप करिए, हम खुला बहस करेंगे आपके साथ बैठकर कि किन घुसपैठियों को अपने देश के अंदर बसाया जा रहा है। अगर जब भारतीय सेना के पराक्रम की बात आती है तो उस पराक्रम के क्यों उंगली उठाते हैं? चलिए जवाब ले लेते हैं आदित्य जी। पल्लवी जी, राहुल भाई ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब हेलो जी बोलिए आदित्य जी। हेलो, लगता है आदित्य जी को आवाज नहीं आ रही है। राहुल जी आप ही की आदित्य जी आवाज आ रही है आपको? चलिए आदित्य जी दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राहुल जी के साथ वापस चलते हैं कि राहुल जी यहाँ पर जिस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और जिस तरह के मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, वो कहीं ना कहीं अब लक्ष्य को भेदने के करीब पहुंच रही है कांग्रेस। ऐसे में बीजेपी को क्या लगता है कि इस यात्रा से क्या कुछ खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए पल्लवी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चीज का खतरा नहीं है और किसी भी चीज का भय नहीं है। और हमारे देश के अंदर खास करके विपक्ष की भी मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब सरकार कुछ चीजों को करती है तो उससे सवाल जवाब करने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि मैंने चर्चा के शुरुआत में ही कहा था कि सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है। और जो लक्ष्य भेदने का जहां तक बात है, तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को स्थापित करने की यहाँ पे नींव रखी जा रही है। और वैसी जिसको जनता ने नकारा है, जनता ने मौका दिया है 8 साल के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कामों को कर दिया वो 70 साल में नहीं कर पाए। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और जो मैनिफेस्टो में जो वादा हमने किया है वो एक एक कर जनता से निभाया है। चलिए राहुल जी लौटेंगे आपके बाद। आदित्य जी से दोबारा हमारा संपर्क हुआ है। आदित्य जी देखिए, पहले तो मैनिफेस्टो की लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद हमारे भाई ने कई पेज नंबर भी गिरवाया कि 19 नंबर पे कांग्रेस ने ये कहा था, वो कहा था। तो मैं याद दिला दूंगा, बहुत बड़े मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को हर साल हम देंगे। आज तक टोटल 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई है सरकार। मैं कुछ कहना चाहूंगा, 15 लाख सबके खाते में देंगे, उस पे भी कुछ नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास, बार-बार राहुल भाई बात कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, सोनभद्र में जिस तरह दलितों पर गोलियां चलाई गई, जिस तरह सोनभद्र में अत्याचार हुआ, वो आपको याद करना चाहिए। जब एक दलित लड़की को उत्तर प्रदेश में बलात्कार होने के बाद रातों रात पुलिस द्वारा जला दिया गया, उसके घर वालों को उसकी लाश नहीं दी गई, उसको भी आप याद कीजिए। लेकिन नहीं, आपको सब याद नहीं रखेंगे। आपको कांग्रेस का परिवारवाद दिखाई देता है, आपके पार्टी के अंदर का परिवारवाद आपको नहीं दिखाई देता। आपको पंकज सिंह नहीं दिखाई देते, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पीयूष गोयल जी नहीं आपको दिखाई देते, आपको अनुराग ठाकुर नहीं दिखाई देते, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आपको नहीं दिखाई देंगे। वो मेरे पार्टी में थे, अब आपके पार्टी में चले गए तो अब उनका परिवारवाद साफ हो गया। आपको रेड्डी ब्रदर्स नहीं दिखाई देंगे, आप भूल जाते हैं। चलिए राहुल जी कुछ कह रहे थे, सबसे ठीक बड़ी है, परेशानी है ठीक है कि वो जो केवल दूसरों पर आरोप लगाना जानते हैं, अपने ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं राहुल जी। आदित्य जी लौटेंगे आपके पास, राहुल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी राहुल जी। देखिए, मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आदित्य जी ने बड़ा बढ़िया सवाल किया मुझसे, रोजगार 2 करोड़ की। ध्यान से सुनिएगा, मैं डाटा पेश करने वाला हूं। मैं जो बार बार कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं यूं ही नहीं कहता। भारत सरकार ने लोकसभा में इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि पिछले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया था,
जिसकी कार्रवाई शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं कि रोजगार दो तरह से हैं। किसी भी सरकार के पास यह क्षमता नहीं है कि पूरे देश के लोगों को रोजगार दे दें। सरकारी नौकरी की मैं बात करता हूं, लेकिन रोजगार से आप समझते क्या है इसके ऊपर भी आइए। मैं आपको एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण दे देता हूं। PLI योजना शुरू की गई है। इसमें लगभग 5 वर्षों के अंदर 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें 60 लाख लोगों का रोजगार सृजित किया गया। जो मुद्रा योजना की हम बात करते हैं, तो मैं बता रहा हूं जून 2022 का आंकड़ा 53.23 लाख लोगों को रोजगार माफ कीजिएगा लाभ मिला है, जिसके वजह से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। वित्त वर्ष 2021 राहुल जी, बीजेपी अपनी योजनाओं को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रही है। गतिरोध को भी झेलना पड़ा है उन्हें, नजर आया यूपी उपचुनाव में भी नजर आया, राजस्थान के हुए उपचुनाव में भी नजर आया, हिमाचल में भी दिखा। तो क्या आपको लगता है कि साल 2024 में भी इसका दंश बीजेपी को झेलना पड़ेगा? खासतौर पर अगर बात की जाए अग्निवीर योजना की, जिसको लेकर जितनी आग फैली देश में वो सबने देखा। देखिए पल्लवी जी, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका ये, और आपने मन की बात कह दी। अग्निवीर अग्निवीर राजनीतिक प्रेरित आंदोलन किया गया था। अगर सच में अग्निवीर से बच्चों को परेशानी होती तो जो लगातार भर्तियां हो रही है उसके अंदर, और जो बच्चे टेस्ट देने जा रहे हैं, उनकी संख्या पे एक बार ध्यान दीजिए। पर राहुल जी, जिस बात पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि लोग भर्ती के लिए जा रहे हैं, क्या इसका ये एक चेहरा नहीं है कि रोजगार की कमी है, इसलिए उनको लग रहा है कि जो मिल रहा है वही ले लिया जाए? पर उनके परिवारों की तरफ अभी, क्योंकि जब वर्दी पहनी जाती है सेना की, तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं होती है, एक जज्बा होता है। लेकिन वहां पर जिस तरीके से ये योजना रखी गई है और जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, कहीं ना कहीं भी मजबूरी हो गई है युवाओं के लिए कि उन्हें यहाँ पर नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद उनका आखिर क्या होगा, ये चिंता अभी भी उनके मन में है और उनके घर वालों के मन में है। पल्लवी जी, स्वर्गीय बिपिन जनरल रावत ने एक बात कही थी, अगर आप सेना में नौकरी की भाव से आते हैं तो मत आइए। उसकी तनख्वाह नहीं होती है, उसका सम्मान होता है। और जो बच्चे आ रहे हैं, आप भी बड़ी हुई, मैं भी बड़ा हुआ, जब हम 20-22 साल के उम्र में थे तो हमारी क्या गतिविधि थी, और आज हमारे देश के अंदर 20-22 साल के बच्चों के हाथ में अपना पैसा 20 से 25 लाख रुपए होगा। इसके ऊपर हम क्यों नहीं चर्चा करते कि वो नया रोजगार शुरू कर सकते हैं? और हर कोई, और अन्य देशों की अगर हम बात कर लें तो 2015 में दिसंबर 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि तीनों सेनाओं के बीच में एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, और अन्य देश कैसे अपने अंदर सेना की भर्ती करते हैं हम भी मजबूत बने। अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सब लोगों ने इस प्रकार की पद्धति अपना रखी है। तो भारत ने भी इस चीज को अपनाया। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद वो बच्चे क्या करेंगे। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि जब वो 23-24 साल में आएंगे रिटायर होके, तो उनके पास अपना 20 से 25 लाख रुपए होगा काम करने के लिए, जो मेरे आपके टाइम में नहीं था। जहां तक बात रोजगार की है, तो रोजगार की परिभाषा ही हमें समझाया गया है कि पढ़ो लिखो नौकरी पाओ। कभी किसी ने नहीं कहा कि पढ़ो लिखो समझदार बनो और अपनी खुद के व्यवसाय को शुरू करो। ये कभी हमारा सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि हमेशा हुआ एक देना है लेना है, बस यही सिखाया गया। इस सोच को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लड़कों में आया। और मैं जो आज आपको आंकड़े दे रहा हूं, मैं यूं ही नहीं दे रहा हूं, मेरे पास ये कटिंग भी है पेपर का, जिसमें सारी चीज लिखे गए हैं। तो मैं इसको सामने रख कर बात कर रहा हूं। सवाल उठता है 2024 का, तो 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी तिबारा 300 से ऊपर का संकल्प लेकर जनता के सामने जाएगी। और जनता का जो भरोसा और विश्वास होना चाहिए, जो सरकार राज करती है, जो सरकार जनता के लिए चुनी जाती है, जनता को 3 चीजें चाहिए: अपनी सुरक्षा, रोजगार की गारंटी और मेडिसिन की व्यवस्था। तो प्रधानमंत्री जन कल्याण औषधि केंद्र जो है, जिसके बारे में कभी हमारा विपक्ष नहीं बोलता, उसके यहां से आई हुई ये दवा है। इस दवा का वैल्यूएशन मार्केट में 100 रुपए का है और ये दवा मात्र 12 रुपए में मिलता है। तो जब हम मेडिकल की सुविधा सस्ते में करने के लिए तैयार हैं, इस पे चर्चा तो कोई करने को तैयार नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम क्या हैं, विपक्ष क्या है। अगर सच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जनता प्रभावित होती तो उनको सारे स्टेट में जीत जाना था। और एक अपनी जवाबदेही से बचने के लिए और नाराजगी को दूर कराने के लिए संगठन में, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाला। और जो अध्यक्ष पर राहुल जी, जीत तो जीत होती है, छोटी जीत आज भले ही हिमाचल में हुई है, लेकिन इससे ये भी तथ्य सामने आता है कि कोई भी जो है कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो यहाँ पर जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने यहाँ पर कहा कि बीजेपी को किसी का डर नहीं है, तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो वो खतरा हो सकती है आने वाले दिनों में। नहीं पल्लवी जी, डर तब होता है जब आप चोरी करते हैं, डर तब होता है जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, डर तब होता है जब आपके देश के अंदर का माहौल खराब हो, डर तब ही लगता है लोगों को। लेकिन मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने अपनी रूपरेखा तैयार कर रखी है। जनता के बीच में जाना है और जनता को समझाना है कि हम किस लिए आपके पास आए हैं। वही जनता मालिक है, जनता को दिखेगा कि हमारा काम आदित्य जी हो की रहा बात है चलते हैं। आदित्य जी, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं आदित्य जी। देखिए, बेरोजगारी का जब हमने छोड़ा था तो 5-10 लोग 3 था, आज वो 11 के करीब। और ये आजादी से लेकर आज तक का सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस समय देश में है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। लेकिन आज बेरोजगारी है, इसको एक्सेप्ट करने में इनको दिक्कत होती है और ये कहते हैं कि हमने स्वरोजगार जनरेट कर दिया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कोविड चल रहा था और हमारे एमएसएमई सेक्टर, जो छोटे छोटे उद्योग थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं लोन लेकर, सरकार से कर्ज लेकर एक उद्योग की शुरुआत की थी, ऐसे एमएसएमई सेक्टर करीबन 13 लाख एमएसएमई बंद होने का काम हुआ, जिसमें करोड़ों लोग रोजगार खोए। वो इनको नहीं दिखाई देता और वो लोन लेकर आज खुश नहीं है। आज वो लोन लेकर परेशान है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्ज में भी डूब गए और कहीं ना कहीं जिस व्यापार को उन्होंने शुरू किया था, वो आपकी निकम्मी सरकार जो उनके लिए कुछ कर नहीं पाई और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और एमएसएमई सेक्टर को धाराशाही कर दिया जी। लेकिन एक उद्देश्य के, अगर हम यात्रा पे वापस चलते हैं आदित्य जी, यात्रा पे वापस चलते हैं, एक उद्देश्य के साथ कांग्रेस की यात्रा को लेकर चली। 3000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी तय कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं या उसके नजदीक पहुंच पाए हैं? देखिए, ये जो पुनीत उद्देश्य लेकर यात्रा निकली थी और निश्चित तौर पे वो उद्देश्य हमारा सफल हो रहा है। कहीं ना कहीं तमिलनाडु के लोगों को भी विश्वास हुआ, केरला के लोगों को भी विश्वास हुआ, मध्य प्रदेश के लोगों को भी विश्वास हुआ, राजस्थान के लोगों को विश्वास हुआ कि एक ऐसा नेता है जो जनता के बीच जाता है और जनता की। पर फिर आदित्य जी, गुजरात में कैसे चूक गए जो ये विश्वास की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी कांग्रेस कुछ खास छाप छोड़ने में असफल रही है। देखिए, रही बात गुजरात चुनाव की, क्योंकि हम चुनाव मोड में अभी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य था यात्रा को लेकर, उस उद्देश्य को हमने देश में फैलाने का काम किया। कहीं सफल होंगे, कहीं असफल होंगे, लेकिन जो हमारा मकसद है एकता, सौहार्द, उसको बचाए रखना, उसको संरक्षण करना और लोगों को जोड़ना, उसमें हम सफल होता वो खुशी है। ये यात्रा अपने पुनीत जो विचार थे उसके लोगों को प्रेरित किया और कांग्रेस की तरह। चलिए आदित्य जी, आप कह रहे हैं ना कि लोगों के बीच जाके उनके मुद्दे जाने, समस्याएं सुनी, लेकिन एक आरोप जो है कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा है कि मुद्दे उठाने की बजाय हंगामा जरूर किया जाता है। सदन में भी जब चर्चा के लिए बुलाया जाए तो हंगामे के बीच सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अब जरूरत हो गई है, वक्त आ गया कि कांग्रेस को सही मुद्दे पहचानने, उन्हें समझने और उन्हें उठाने की जरूरत है? देखिए, मैंने फिर कहा, पिछले सत्र की मैं बात आपको दिलाता हूँ। नहीं, सिर्फ सत्र की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ कि क्या कांग्रेस को अब जरूरत है कि वो सही मुद्दे ढूंढे और समझे पहले उन्हें और उसके बाद उन्हें उठाए एक सही तरीके के साथ। हम सही मुद्दों को ही उठा रहे हैं और जब राहुल जी एक लंबा सफर 3550 किलोमीटर का और विभिन्न प्रदेशों से होकर गुजर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं जनता की जो समस्या है उसको पता चल रहा है और ये वही मुद्दे बनेंगे 2024 के जो देश के मुद्दे होने चाहिए, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो इस देश में हो को लेकर हो। इन सब के मुद्दे यही मुद्दे रहेंगे 2024 को और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर आपको जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त। चलिए राहुल आनंद जी, जी आपको क्या कुछ कहना है? जिस तरह से यहाँ पर आदित्य जी ने कहा कि जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे जरूर समझे जा रहे हैं और 2024 के लिए भले ही यात्रा ना हो लेकिन उसके लिए मुद्दे जरूर इस यात्रा से आ सकते हैं। देखिए, मैंने तो अपने चर्चा के पहली शुरुआत में ही कहा था कि जिन जिन लोगों का कारवाई इसमें जुड़ता जा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से कितने भरोसेदार हैं ये देख लेने की आवश्यकता है। और जो कांग्रेस बार बार कहती है कि हम जनता के बीच में जीत कर आएंगे, तो मैं बस एक ही कहूंगा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे। काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। चलिए राहुल गांधी जी, समय की कमी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूं सर आपसे कि अब इस यात्रा के बाद बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि कई चुनाव जो है अगले साल होने जा रहे हैं और कांग्रेस में भी बीते कुछ समय में बदलाव देखा गया है, जैसे कि एक नॉन गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और हिमाचल में जिस तरह से परिवारवाद की विचारधारा को यहाँ पर हटा करके एक अलग ही मुख्यमंत्री चुना गया। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जाकर जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आना है। और दोनों ही पार्टी की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टी अपनी धारा को लेकर जाती हैं। हम जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर जाएंगे जो हमने उनसे वादा किया था और हम उस पर कितने अव्वल आए। और जब तक जनता इसका निर्णय नहीं लेगी, अपने आप से मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन फिलहाल समर शेष है, नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। चलिए, हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। आदित्य जी, आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहती हूँ सर कि जिस तरह से यात्रा है आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति रहने जा रही है और इस यात्रा को दूसरे चरण की शुरुआत इसकी अगले साल जनवरी में होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ खास स्ट्रैटेजी है? देखिए, यात्रा जिस उद्देश्य से चल रही है कहीं ना कहीं हम उसमें सफल हैं और यात्रा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा और जो जोश भरा है उसको आप अगले इलेक्शन में जरूर देखेंगे और उसका रिजल्ट सामने आएगा। और जनता से जो हमारी दूरी बढ़ी थी, कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से आज हम जनता से वापस जुड़ पाए हैं, जनता के मुद्दों को सही से समझ पाए हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर जो जनता की बेसिक नीड है उसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी का जो ये सरकार चली, जिस तरह से तानाशाही सरकार, उसके खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है पूरे देश में। देखो, और उनका विश्वास कांग्रेस में है और इसी चीज को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे और आदित्य त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी नेता हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, और दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी बातों को उन्होंने रखा। कई मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, कई पर चर्चा भी की गई, मैनिफेस्टो की बात यहाँ पर की गई, लेकिन सवाल अभी भी यही कि ये यात्रा एक लंबा सफर तय कर चुकी है। 3000 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी अब तक तय कर चुके हैं और अब कुछ ही सफर बचा है जो इस यात्रा के अगले चरण में पूरा किया जाएगा। ये यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी और उसके बाद वहां से ये यात्रा आगे पंजाब की तरफ जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में यात्रा समाप्त होगी। लेकिन इस यात्रा